ठीक है। राजा भोज जो भोपाल वाले हैं वो इसी परमार वंश के थे। ठीक है, तो परमार वंश की स्थापना कब की गई थी? स्थापना की गई थी 812 ईस्वी। और संस्थापक कौन थे? संस्थापक है उपेंद्र, जिनका दूसरा एक और नाम था कृष्णराज। ठीक है, संस्थापक के उपेंद्र या जिनको कहा जाता है कृष्णराज। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इसका स्वतंत्र पहला शासक कौन था? ठीक है, प्रथम स्वतंत्र शासक ये कौन था? ये था श्रीहर्ष, या जिसको कहा जाता है शीयक सेकंड। ठीक है, क्या आपसे कई बार घुमा के पूछ ले वो स्वतंत्रता यही बात जन्मदाता में इस वंश का यही रहेगा। लेकिन प्रतापी शासक पूछे जाए तो कुछ शासक के प्रताप जैसे सबसे प्रतापी रहे वह भोज और इसके अलावा राजा भोज। ठीक है, भोज और राजा भोज के प्रमुख प्रतापी शासक है। क्या आप याद रखते हो? प्रतापी में सबसे महान कहा गया है मुंज को और राजा भोज को। एक बीच में नाम इन दोनों के मुंज और भोज के बीच में को नाम आता है, अपने नाम सुना होगा इनके पिताजी। भोज के पिताजी कौन है? सिंधुराज। तो इनका भी नाम आता है कई बार कि इनके प्रमुख कौन रहे, लेकिन उनका समय का ज्यादा नहीं रहा। तो मुंज और राजा भोज का प्रभाव इस वंश में सर्वाधिक देखने को मिलता है। ठीक है, ये समझ में आया यहाँ तक सभी को? परमार वंश। अब यहाँ पर बात कहाँ की चल रही है? याद करें जब हम लोग पढ़ रहे थे गुर्जर प्रतिहार वंश हम लोग पढ़ रहे थे, उस दौरान हमने देखा था कि कुछ शासक थे जब मजबूत था उस समय तो सारे इनके सामंत हुआ करते थे, चाहे वो गुजरात के चालुक्य हो, चाहे वो त्रिपुरी के कलचुरी हो, चाहे वो राजस्थान के कोई शासक हो, या फिर सातवाई शासक हो जो वहां से तो कहते हैं, या फिर इधर पूर्व में आप देखोगे कि डाहल वाले क्षेत्र के हो, या फिर चंदेल हो, या फिर कच्छप बाग हो, वो सारे इनके सामंत थे। और परमार भी उन्हीं के सामंत थे, यानी कि इनके सामंत थे प्रतिहार शासकों के ये सामंत थे, प्रतिहारों के सामंत थे। लेकिन बाद में क्या होता है कि राजपूत शासक क्या करते हैं? हमने देखा था ना, राजपूत शासक लगातार प्रतिहारों को पीटते जा रहे थे। इधर राजपूत वाले इनको हराते जा रहे थे। पहले ध्रुव ने हराया, फिर इसके पहले भी ध्रुव के पहले उसने धरती ध्रुव ने हराया, फिर होता गोविंद तृतीय उसने हराया। तो ये हराते जा रहे थे। तो बाद में क्या बन गए? राजपूतों के भी सामंत बने, राजपूतों के सामंत बने। मतलब स्टोरी क्या कहती है कि स्थापना उपेंद्र कृष्णराज ने इस वंश की कर दी। उपेंद्र कृष्णराज ने इस वंश की स्थापना कर दी, लेकिन ये इस समय पे कहते हैं कि पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं हो पाए थे प्रतिहारों से, पूरी तरीके से अपने आप को स्वतंत्र नहीं कर पाए थे। स्वतंत्र कर पाएंगे कौन? शीयक या श्रीहर्ष जब आएंगे। गेट लगा दो ना, इधर से थोड़ा आवाज आ रहा होगा। ठीक है, तो बाद में एक शासक आते हैं इनमें बैरी सिंह सेकंड। बैरी सिंह द्वितीय क्या करते हैं इस क्षेत्र में? मतलब क्या होता है कि प्रतिहार जो शासक थे वह इनको इनकी मतलब इनका संघर्ष चलता रहता है, तो प्रतिहारों से अपने आप को स्वतंत्र करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन प्रतिहार शासक इनको निरंतर पराजित करते रहते हैं, प्रतिहार इनको हराते रहते हैं और अपना प्रभुत्व बनाए रखने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन बैरी सिंह सेकंड जब आता है वो किसकी सहायता रहता है? मध्य प्रदेश का जो एक पश्चिमी क्षेत्र था जिसको हम लोग आज मालवा के नाम से जानते हैं, इस मालवा वाले क्षेत्र में अपना नियंत्रण कर लेता है। खासकर कहाँ पे? धार वाले क्षेत्र में। धारा उसको समय पे कहा जाता था धारा नदी। तो ऐसा बनता है, मतलब साहित्यकारों ने जो भी लेख लिखे गए इनके ऊपर जो
लिखे गए लोगों के द्वारा ऐसा कहा गया बेरी सिंह के बारे में कि उसने अपने तलवार के दम पर यह सिद्ध कर दिया कि धारा उसी की है। मतलब कहा गया कि धारा को इसने जीत लिया। धारा मतलब धार जो वर्तमान में जिला धारा नगरी को पहले जाना करता था। तो इसने क्या किया, उनको पराजित करके, प्रतिहारों को पराजित करके धार नगरी पर अपना नियंत्रण बनाया और उज्जैन वाले क्षेत्र वाले को जीतकर उज्जैन को अपनी राजधानी बनाए रखा। ठीक है, उज्जैन वाले क्षेत्र को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। उज्जैन राजधानी इन्होंने बनाई। ठीक है, बेरी सिंह द्वितीय। अब बेरी सिंह द्वितीय भी पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं हुए थे। क्यों नहीं हुए थे? भले ही प्रतिहारों से ये मुक्त हो गए थे, लेकिन प्रभाव कितना बना रहा? राजपूतों का। तो राजपूत शासकों ने अपना नियंत्रण बनाए रखा। बाद में बेरी सिंह के बाद में ये कुछ अधिकारी आते हैं जिनका नाम रहता है सियक या सियक सेकंड। ठीक है, श्रेयस ये बता दो भाई, देख पा रहा है नीचे ऊपर ही लिख लेते हैं ना, इधर बता देता हूं। बेरी सिंह सेकंड उज्जैन को राजधानी बनाते हैं और धारा क्षेत्र या धारा नगरी को अपने नियंत्रण में लेकर के वहां पर शासन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में आते हैं सियक द्वितीय। बीच में भी और शासक आते हैं लेकिन हमारे काम के लिए तो हम उनको छोड़ दिया। ठीक है, पूरी वंशावली हमें नहीं पढ़नी है, वंशावली पढ़ने का काम दूसरों का। ठीक है, सियक द्वितीय यानी कि जो इतिहास पढ़ने वाले वो वंशावली पढ़ेंगे। चलिए, सियक द्वितीय ने क्या किया? राजपूत शासक थे खोतिक। ठीक है, खोतिक भी मिलता है, खोटिक भी मिलेगा। खोटिक, तो इस खोटिक को इन्होंने पराजित किया और पहली बार पूरी तरीके से अपने क्षेत्र को स्वतंत्र किया। यानी परमाणु की स्वतंत्रता का जन्मदाता था सियक द्वितीय, जिसको श्रीहर्ष भी कहा गया। ठीक है, कई बार इसका नाम श्रीहर्ष भी ले लेंगे, तो श्रीहर्ष भी आपको याद रखना। यहीं से परमार वंश अपने आप को मजबूत करना शुरू कर देता है और मजबूत करते करते अपने आप को बहुत प्रभावशाली बना लेता है। आसपास के क्षेत्रों पर नियंत्रण करना शुरू कर देता है और ऐसा कहा जाता है एक समय बाद इसका जो क्षेत्र था वो कहाँ हो गया था? राजस्थान। जैसे हम लोग बात करें तो यहाँ राजस्थान है। राजस्थान में आपने कोटा जिले का नाम सुना है? कोटा के पास में झालावाड़ और नहीं सुना है ना? झालावाड़ फेमस उतना नहीं, इतना कोटा झालावाड़। और इधर ताप्ती नदी का नाम सुना? ताप्ती नदी मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा बना दी प्राकृतिक। इधर आपने नाम सुना भेलसा? कहाँ है? विदिशा। भेलसा विदिशा को कहा जाता है। और साबरमती कहाँ है? गुजरात में। साबरमती के संत तूने कर दिया था, मतलब ये गुजरात की बात। साबरमती आश्रम भी गांधी जी का वहीं पर है। तो ये साबरमती से झालावाड़, झालावाड़ से ताप्ती, ताप्ती से भेलसा और इस क्षेत्र पर यानी मध्य प्रदेश के पूरे पश्चिमी भाग पर, राजस्थान के किन क्षेत्रों पर, लगभग कितने सारे क्षेत्रों पर किसका नियंत्रण हो गया था? इसका। सियक सेकंड ने अपना साम्राज्य का विस्तार झालावाड़ जो राजस्थान में पड़ता है वहां से लेकर ताप्ती नदी तक और पूर्व में विदिशा अर्थात भेलसा से लेकर के गुजरात में साबरमती तक अपना साम्राज्य का विस्तार कर लिया। यानी कि एक अच्छा खासा परमार वंश स्थापित हो चुका था जिनके समय पे सियक के समय। समझ में आया यहाँ तक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब एंट्री होती है मुंज, यानी कि वाकपति मुंज जिनको कहा जाता है। वाकपति मुंज इस वंश का सबसे प्रतापी शासक। ठीक है, वाकपति मुंज। टाइम पीरियड लिखना चाहे तो लिख लेना 973 ईस्वी से 998 ईस्वी। 973 ईस्वी से 998 ईस्वी, ये वाकपति मुंज का शासनकाल। और इनका जो शासनकाल रहा ये इनके शासनकाल में कहा गया कि इनके शासनकाल को मालवा का स्वर्ण युग की शुरुआत इनके शासन, परमाणु के संदर्भ में बात करना, मालवा में स्वर्ण युग प्रारंभ हुआ।
स्वर्ण युग जो प्रारंभ हुआ, यानी सोने का युग तो जाहिर सी बात होगा नहीं, स्वर्ण युग हम लोग किसको बोलते हैं? जहाँ पर साहित्य का विकास होगा, स्थापत्य का विकास होगा, इसके अलावा जो भी वहाँ की अर्थव्यवस्था है वो ग्रो करेगी, यानी कि हम एक प्रकार से बोलेंगे कि विकसित राज्य का निर्माण हो रहा होगा। विकसित जब भी आए, विकसित और जिसे हम लोग बोलते हैं विकास और वृद्धि, दोनों में अंतर होता है। वृद्धि तो क्या होती है? साम्राज्य को बढ़ाना, इन्होंने साम्राज्य बढ़ा लिया स्टेट में, वो वृद्धि थी। और विकास क्या होगा? जब वहाँ के लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठेगा, वहाँ के लोगों की रहन सहन ऊपर उठेगा, जो भी वहाँ के लोग हैं शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार होगा, सब कुछ होगा। तो इनके समय को कहा गया, क्यों? क्योंकि ये महान योद्धा भी था, ठीक है, महान कला का प्रश्रयदाता भी था, यानी कि कला का आश्रयदाता भी था। आप लिख सकते हो महान योद्धा, कला का आश्रयदाता। बहुत सारे विद्वान इनके शासनकाल में रहे, वागपति मुनि के शासनकाल में रहे, ठीक है। और बहुत सारे युद्ध भी इन्होंने लड़े, जैसे कि इन्होंने हूणों को पराजित किया, कलचुरियों को पराजित किया, और साथ में चालुक्यों को पराजित किया। ठीक है। और पराजित में बात करें कि हूणों को हराने वाला था वागपति मुनि, कलचुरी शासकों को रोज पीटता रहता था, ये इतने मजबूत नहीं थे। कलचुरी कहाँ थे? त्रिपुरी का है, डाहल में, डाहल का है जबलपुर में, ठीक है। तो ये कलचुरियों में सबसे ज्यादा लड़ाई किन लोगों से की हुई? ये थोड़े मजबूत थे, चालुक्य। चालुक्य वंश पढ़ा है आप लोगों ने? कितने थे चालुक्य? 2 शाखा थी, ठीक है। कहाँ के थे? एक थे वातापी के चालुक्य, इनको बादामी के भी कहा जाता है। एक थे कल्याणी के चालुक्य, एक थे पैगी के चालुक्य, 3 चालुक्य, ठीक है। अलग अलग संगठनों में ज्यादातर ये रहे, कर्नाटक और तेलंगाना वाले क्षेत्र के पास में, दक्षिण में, फिर ये गुजरात तक चले गए, ठीक है। तो चालुक्य से सबसे ज्यादा लड़ाई रही। चालुक्यों में भी एक शासक थे इधर, क्या नाम था उसका? हाँ, अरे पोजीशन नहीं है यहाँ पर, अच्छा नाम है बंदा, उसको उसमें शेवाल बेटा, चैलपदित्य, चैलपदित्य को इसने शेवाल बेटा, लेकिन 7वीं बार चैलपदित्य ने इसको पीट दिया, और न केवल पीट दिया, मार भी दिया, ठीक है। वागपति मुनि ने चैलपदित्य को 6 बार पराजित किया, 6 बार पराजित किया। इन्होंने वही गलती करी जैसे पृथ्वीराज चौहान ने करी, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को छोड़ दिया, तो बाद में उसने उसको मार दिया। ठीक उसी प्रकार से वागपति मुनि ने भी इसको 6 बार मारा, मतलब पराजित किया, लेकिन मारा नहीं। इसने 7वीं बार क्या कर दिया कि दम पे तो मेरे इलाके में घुस के दिखा। इसका इलाका कहाँ से शुरू होता था? ये दक्षिण में था, थोड़ा गोदावरी नदी के दक्षिण में था। मान लो कि ये भारत है, ये गोदावरी नदी है, तो गोदावरी नदी और ये शासन चल रहा था मालवा में, ये गोदावरी नदी थी। तो इसने कहा इधर से आके दम पे तो मेरे पास आके दिखा, तो इसने कहा कि अपने इलाके में तो ये मुझे थोड़े ताकतवर थे, तो अपने इलाके में तो कुत्ता ही शेर होता है, तो दूसरे के इलाके में जाऊंगा। तो मुझे कहा गए यहाँ से दूसरे के इलाके में जा रहे थे। इनका एक बहुत अच्छा वो भी था, अमात्य। अमात्य जानते हो कौन होता है? सलाहकार, मुख्य रूप से मंत्री। तो अमात्य थे रुद्रोदित्य। रुद्रोदित्य ने कहा कि महाराज उधर का इलाका अच्छा नहीं है, मत जाओ साउथ में, गोदावरी को पार मत करो वरना आपकी खैर नहीं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अपने इलाकों में कुत्ता भी शेर होता है, मैं जाऊंगा। और वो शेर बन के गए, वहां पर इन्होंने घेर लिया, घेर के उन्होंने मार दिया। तो राष्ट्रकूट शासक चैलप सेठी ने इसको पराजित किया 7वीं बार, पराजित करके वही इस युद्ध में इनकी मृत्यु कर दी, मतलब मृत्यु क्या, हत्या कर दी, इनकी मृत्यु हो गई, वागपति मुनि, ठीक है। तो ये इनके साथ में इनकी स्टोरी थी, वागपति मुनि। अब इनके समय के आप कुछ विद्वान निकले, इनके समय पे कुछ विद्वान रहे हैं, लेकिन धनिक धनंजय, हलायुग, अमित गति,
इनके ये मैंने कहा ना कि कला के प्रश्रय दाता थे, इनके स्वर्ण युग में कहा गया क्योंकि कला का विकास इनके समय में बहुत ज्यादा हुआ, साहित्यकार बहुत सारे बने। तो साहित्यकार कौन से थे देखें, धनिक, धनिक की चाहे तो आप रचना ही लिख लें। धनिक की रचना है यशोरूपवलोक, यशोरूपवलोक, यशोरूपवलोक ये की रचना है। रचना मतलब प्रति, ठीक है। एक थे धनंजय, 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 ठीक है, धनंजय, धनंजय, धनंजय के आप रचना लिख सकते हो 10 रूपक, 10 रूपक। एक थे अमित गति, अमित गति, और थे परिमल पदमगुप्त, पदमगुप्त। ये परिमल पदमगुप्त जो है ना इनके समय पे भी रहे हैं, और इनके पिताजी इनके बेटे, इनके बाद उत्तराधिकारी आएंगे सिंधुराज, बेटे नहीं है मतलब इनके भाई थे सिंधुराज है ना, तो सिंधुराज के समय में भी रहते हैं परिमल पदमगुप्त। और सिंधुराज जो रहते हैं वो सिंधुराज एक उपाधि रहती है, तो उपाधि की जानकारी हमें कहां से मिलती है, इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया नव सहसांक चरित्र, नव सहसांक चरित्र, नव सहसांक चरित्र ये परिमल पदमगुप्त की रचना है। इसी में हमें सिंधुराज के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। सिंधुराज इनके बाद में इनके भाई रहते हैं सिंधुराज के नव सहसांक चरित्र। हाँ एक और था हलायु, सही बताया आपने, हलायु, 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 ओके। तो ये इनके समय के प्रमुख राइटर या लेखक इनके समय के रहे हैं, धनिक, धनंजय, अमित गति और हलायु, साथ में परिमल पदमगुप्त, ये इनके समय के प्रमुख व्यक्ति रहे। अब इनके शासनकाल में और क्या हुआ, तो भैया इनके शासनकाल में चूंकि स्वर्ण युग है, तो स्वर्ण युग के इन्होंने क्या किया कि कुछ मंदिरों का निर्माण भी करवाया। कहां पर, उज्जैन में, धार में और इंद्रपुरी में। इंद्रपुरी जानते हो किसको कहते हैं, नहीं कहते, ये बोलते हैं जो स्वच्छता में लगातार मानवा देता है, इंदौर, इंदौर, ठीक है, इंदौर। और सॉरी इंद्रपुरी ने धर्मपुरी, धर्मपुरी, सॉरी सॉरी है ना, धर्मपुरी, धर्मपुरी बोलते हैं भैया, सही कर लेना, इंद्रपुरी नहीं, धर्मपुरी। इंद्रपुरी तो इंद्रप्रस्थ किसको बोलते हैं, दिल्ली को, दिल्ली को बोलते हैं, ठीक है। इंदौर को धर्मपुरी बोलते हैं। धर्मपुरी शिलालेख में ही इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, वागपति मंच के बारे में, जिन्होंने मूलों को पराजित किया और बाकी शासकों को भी पराजित किया। तो धर्मपुरी शिलालेख बोले जाए जिनसे संबंधित है, धर्मपुरी शिलालेख तो वो इन्हीं से संबंधित है। ज्यादा नहीं रहेगा, 998 से 2021 तक, मतलब 2-3 साल ये चल पाते हैं, ठीक है। इनके बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। सिंधुराज याद रखिएगा, सिंधुराज कोई नाम नहीं है, सिंधुराज एक उपाधि है, ठीक है। सिंधुराज एक उपाधि जिसकी जानकारी हमें नव सहस्रांक, सहस्रांक, सहस्रांक चरित्र में मिलती है। नव सहस्रांक चरित्र किनकी रचना थी, पदमगुप्त की, है ना, वही परिमल पदमगुप्त जो थी उनकी रचना थी नव सहस्रांक चरित्र। वही इसमें के बारे में जानकारी मिलती है। एग्जैक्ट नाम इनका क्या था ये पता नहीं था, लेकिन सिंधुराज की उपाधि के नाम से शासन व्यवस्था को संभालते हैं। और अब इनके हरा दिया था, इनके बड़े भैया को या जो भी भैया थे इनके वंश को हरा दिया था तेलक द्वितीय, जो कि चालुक्य वंश के साथ थे। तो इन्होंने कहा मेरे भाई को तुमने मारा, मैं तेरे भाई को नहीं छोड़ूंगा। तो वो चले गए कहां पे, चालुक्य नरेश के उस समय पे सत्याश्रय, चालुक्य नरेश के सत्याश्रय, सत्याश्रय, क्योंकि जब उन्होंने हराया होगा चालुक्य ने, तो जाहिर सी बात है कि चालुक्य ने उनके कुछ क्षेत्रों को भी जीता होगा। तो गोदावरी के आसपास वाले क्षेत्रों पर जिनका नियंत्रण था परमाणु का, वो चालुक्य के अंडर में चला गया। तो फिर वापस इन्होंने सेना को बिल्ड किया दोबारा, और बिल्ड करने के बाद में फिर से वापस अटैक किया चालुक्य ने सत्याश्रय, और इनको पराजित कर दिया। चालुक्य ने सत्याश्रय को पराजित कर दिया, किसने, सिंधुराज।
ओके, और अपने खोए हुए क्षेत्र को वापस प्राप्त कर लिया और मजबूत किया। उसके बाद में बहुत ज्यादा हमें इनके बारे में नहीं पढ़ना। अब इनके बाद में इनके उत्तराधिकारी आते हैं कौन? राजा भोज। राजा भोज टाइम तो नहीं हुआ, हो गया, लेकिन भोज पढ़ के जाना भाई। चलिए मिटा दो, मिटा दो। अब बताएं राजा भोज के बारे में आप लोग क्या जानते हो? भोज टाइम पीरियड देखिए, पहले तो 1000 से 1055, 1000 ईस्वी से 1055 ईस्वी। 55 भी नहीं मिलेगा आपको, 55 भी छोड़ा, 53 याद रखें ना, 53 पता 53 में मर गए थे। चलिए बताइए क्या जानते हैं भोज के नाम पर? भोजपाल। भोजपाल जो बाद में क्या बना है ना, भोजताल। भोजताल बना और फिर बाद में भोपाल बना और बाद में भोपाल बना। ठीक है, तो वो भोपाल इन्हीं राजा भोज के नाम पर, भोज की नाम पर ही रखा गया। ठीक है, और क्या किया राजा भोज ने? राजधानी परिवर्तन किया। राजधानी कहां से कहां ले गए थे? हाँ, उज्जैन से राजधानी को उन्होंने ट्रांसफर किया धार में। ठीक है, धारा नगरी। हाँ जी, उज्जैन में जन्म हुआ था। थैंक यू। बर्थडे बर्थडे बनाते थे क्या? धारा नगरी नहीं, मुझे लगा कोई बर्थडे पे गया हुआ आपने से कोई। चलिए धारा नगरी, ये लेते उस समय में जो धार जिला है वर्तमान को, उसको पहले धारा नगरी के नाम से जानते थे। उज्जैन से इन्होंने राजधानी ट्रांसफर की धार में। ठीक है, और बताएं और क्या क्या राजा भोज ने क्या विशेषता राजा भोज की? ये भी एक महान विद्वान, महान विद्वान, इतना विद्वान कि इनको एक मिली किसकी? कविराज। ठीक है, कविराज। महाकवि कौन है? क्या हो गया मेहमान, समझ में नहीं आया? भोजपाल। ये भोजपाल जो था, ये भोपाल नाम से झील बनवाते हैं इधर भोपाल के आसपास। पहले उसका नाम भोपाल नहीं था, एक भोजपाल नाम से झील बनाते हैं। फिर बाद में धीरे धीरे वो भोपाल वाले बोलते हैं कि जो भोपाल शहर का नाम है वो उसके नाम पर पड़ा। वो धीरे धीरे अपभ्रंश से भोजताल, भोपाल, भोजताल, भोजपाल होते हुए भोपाल और भोपाल हो जाता है। ये वर्तमान में इसको भोपाल के नाम से जानते हैं। आपको कंफ्यूजन है तो मैंने बता दिया, भोपाल याद रखें। ठीक है, अब बात करते हैं कविराज इतने थे कि इन्होंने लगभग ऐसा कहा जाता है कि 23 ग्रंथों की रचना करी। तो एक तो आपको भी याद होंगे कौन कौन से ग्रंथ हैं? चारु चर्चा याद है, चंपू रामायण, वास्तुशास्त्र नहीं है, कुछ और नाम होगा। विद्या विनोद, विद्या विनोद, क्या नाम है? विद्या विनोद, विद्या विनोद। हाँ, विद्या विनोद, विद्या विनोद। भोज प्रबंधन, भोज और बताएं? भोज प्रबंधन, युक्ति कल्प तरु। हाँ, युक्ति कल्प तरु। हाँ, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार मंजरी नीति है क्या? श्योर हो ना? देख लो, गलत बताया तो सारे लोग अरुण भैया के पीछे पड़ जाओ। ठीक है, चलो ठीक है, मान लेते हैं, इतना कॉन्फिडेंस है तो आपको मान ही लेते हैं। श्रृंगार मंजरी नीति है, चार चर्चा की, युक्ति कल्पतरु नीति है, एक लिखते हैं संजीवनी, संजीवनी। ठीक है, संजीवनी ग्रंथ इनका ही है। हाँ, सरस्वती कंठाभरण। वैसे सरस्वती कंठाभरण उपाध्याय में व्यक्ति लिखने के लेख को लिखा है उन्होंने सरस्वती कंठाभरण। इसके अलावा सरस्वती जी को एक और नाम है, क्या नाम है? वाक्य देवी। वाक्य देवी, वाक्य देवी के नाम पर लिखते हैं वाक्य देवी स्तुति, वाक्य देवी स्तुति। हाँ, एक सूत्र का वही है, समरांगण सूत्र। इन्होंने ऐसा कहा जाता है, हर कितने विद्वान थे ये बंदे कि खुद अकबर, अकबर जानते हो जिन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी है आईने अकबरी, है ना?
वो अकबरनामा का एक भाग है, उसका तीसरा पार्ट है आईने अकबरी। अकबरनामा पूरा ग्रंथ के जो लेखक होंगे दूसरे में आईने अकबरी, अकबर की आत्मकथा। अकबर की आत्मकथा में देखने को मिलता है कि इनके समय पे, राजा भोज के समय पे इनकी सभा में 500 विद्वान थे। 500 विद्वान को उन्होंने शरण दी। और जब 1953 में जब इनकी मृत्यु हो जाती है, कुछ भीमसेन वगैरह को मार देते हैं, तो इनकी मृत्यु पर जो वो डायलॉग देते हैं, मतलब कवि वगैरह ऐसा देते हैं, डायलॉग देते हैं, धारा निराधारा, क्या नाम था उसका, अंग्रेजी में उसको बोलते संस्कृत में विज्ञान से बोलते आद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती। इसका मतलब ये कहा कि विद्या और विद्वान दोनों निराश्रित हो गए जब राजा भोज मरा। ठीक है, राजा भोज ने 500 लेखकों को अपने यहाँ शरण दी हुई थी, बहुत फेमस, आसपास के जितने भी थे वो इनके समय पे थे। और जब वो मरे तो वो सारे निराश्रित हो गए, विद्या भी हो गई और ये भी हो गए, विद्वान भी। ठीक है, इनकी मृत्यु पर ये लेख लिखा गया उनके द्वारा, साहित्यकारों के द्वारा। चलिए, तो इनकी आत्मकथा भी होती है भोज प्रबंधन। हाँ जी, भोज प्रबंधन में आत्मकथा थी इनकी। आईने अकबरी के अनुसार लिख लेना कि इनके राज्यसभा में 500 विद्वान थे। ठीक है, चलिए, और कोई रचनाएं थे आप इनके चाहे 23 ग्रंथ थे, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे तो आप लिख सकते हैं, तो नामों में बता दो आपको। लिख लें, कोदंड काव्य, कोदंड काव्य, महाकाली विजय, कोदंड काव्य लिखना पड़ेगा क्या? कोदंड काव्य, महाकाली विजय, एक राजनीति में भी एक ग्रंथ लिखा है राजमार्कंड, इतिहास के भी राजमार्कंड। ठीक है, कोदंड काव्य, राजमार्कंड, महाकाली विजय। हाँ जी, योग सूत्रवती, एक ये भी है योग सूत्रवती, लिख लेना योग सूत्रवती। अब बचा क्या हो गए 15-16 तो वही होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इन्होंने 23 ग्रंथ लिख लिए, ये हो गए। अब इनके बारे में लिख लीजिए, इन्होंने क्या किया, चित्तौड़ में त्रिभुवन मंदिर का निर्माण करवाया। ये बता दूं मैं नाम वगैरह ये जो इन्होंने थे। चित्तौड़ कहाँ है? राजस्थान में। तो चित्तौड़गढ़ में इन्होंने त्रिभुवन मंदिर का निर्माण करवाया, त्रिभुवन मंदिर का निर्माण करवाया। कालिदास नहीं थे, कालिदास तो वहां चले गए, वो क्या नाम था उनका, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय। कौन सी बुक आ गई, वो किस जगह में लिख दी? इनके समय में आप कह रहे हो ना, धनपाल आपने दूसरा बोला वो थे। ठीक है, धनपाल और एक और नाम मिलता है, क्या नाम है, कुवत। देखो आपको कंफ्यूजन वहां पर हो सकता है जब कई बार कालिदास को उनके अकबर के समय में बताया जाता है, कई बार कुछ इडियट लोगों ने उनको भी उनके समय में बताया गया, लेकिन आप इतना तो कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि जितने भी कालिदास ने लेख लिखे उस समय के राजाओं के समकालीन लिखे, अपने राजाओं के लिखे। तो जाहिर सी बात है कि कालिदास उस समय के थे, है ना, प्राचीन काल। हो सकता है कुछ व्यक्ति को एग्जैक्ट आपको लगे, कई बार क्या करते हैं वो दूसरे की कॉपी कर देते, जो राइटर रहते किताब के सवाल वो दूसरे की कॉपी कर देते, और वो जाने कहां से सोर्स कोड निकालते हैं। अभी इसी का मैं फैक्ट बताऊंगा, अगर आप चाहें तो 2 बुकों को मिला ले, इसलिए मैं 7-8 बुकों के साथ लिखकर उसमें से सार निकालता कौन सा सही है। ठीक है, आपकी जितने भी फेमस राइटर हैं उनमें से निचोड़ निकाल कर लाता हूं। एक फैक्ट आएगा इसमें गांगेय के बारे में, जो कल्चुरी शासक थे गांगेय, उसने इसको पराजित किया। ये उस किताब में मिलता है, एक फेमस किताब का नाम नहीं बताऊंगा, रिकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, तो उसने कहा कि गांगेय को पराजित किया। फिर दूसरी किताब में पढ़ा तो उसने कहा कि गांगेय को इसने पराजित किया, कंफ्यूजन हो गया। फिर 3-4 जगह पे खोज किया तो पता चला कि गांगेय को इसने पराजित किया। किसने? इसी ने, राजा भोज ने गांगेय को पराजित किया। किसने? गांगेय, जो कि कल्चुरी शासक थे, कल्चुरी के, गांगेय को पराजित किया।
और पराजित करने के बाद ये जो कहावत बनी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तब जाके क्लियर हुआ कि हाँ यार बात तो सही है। राजा भोज उस समय के महान योद्धा थे और गंगू तेली जो कि तेलव सेकंड की संतानें कही जाते हैं, तेली यानी कि तेलव सेकंड जो कि उनकी संतानें कही जाते हैं, तो उनके नाम पर ये नाम रखा गया। ठीक है, क्योंकि वो हार गया, कांके देव हार गया देख से, तो तब जाके वो नामकरण हुआ। तो एग्जैक्ट डाटा आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो आपको प्रायोरिटी किस आधार पे देनी है कि कहाँ ज्यादा मैटर लगभग सेटल होगा उस आधार पर। ठीक है, चलिए हो गया चित्तौड़ में त्रिभुवन मंदिर। इसके अलावा इन्होंने सोचा कि बेटे बेटे क्या करें, करना है कुछ काम, तो शुरू करो मंदिर बनवाना, संस्कृत विद्यालय बनवाना, लेके सरस्वती जी का नाम। तो उन्होंने क्या किया, संस्कृत शाला बनवाई, शाला मतलब विद्यालय, संस्कृत विद्यालय। और वो कौन कौन से बनवाए, जिनका नाम था भोजशाला, भोजशाला। ठीक है, भोजशाला नाम से संस्कृत विद्यालय बनवाए। और ये कहाँ बनवाए, ये धारा में भी बनवाया, ये उज्जैन में भी बनवाया। ठीक है, धारा मतलब धार में बनवाया, उज्जैन में बनवाया। और वर्तमान में आप देखोगे कि ये जो संस्कृत विद्यालय, इसको तोड़कर कोई मस्जिद वगैरह बनाएंगे, मस्जिद वगैरह तो विवाद इसमें चलता है, लेकिन याद है कि संस्कृत विद्यालय इस समय पे इन्होंने बनवाया था। ठीक है, एक साइक्लोपियन बांध यानी कि विशाल बांध इनके समय पे बनाया गया था, साइक्लोपियन बांध इनके समय पे बनाया गया था। ठीक है, कहाँ पर, धार के आसपास बनाया गया था भी। और इसके अलावा इन्होंने और भी कुछ बनाए थे, भोजपुर में शिवलिंग वगैरह बनाए थे। भोजपुर में शिवलिंग, शिव मंदिर। हाँ, वो जो भोजपुर का शिवलिंग है ना, वो भारत का सबसे बड़ा शिवलिंग है। क्या तो आप दुनिया का भी कह सकते हो, क्योंकि दुनिया में हिंदू धर्म यही करे जाता था। ठीक है, तो सबसे बड़ा शिवलिंग भोजपुर वाला, तो भोजपुर वाले क्षेत्र में ये भी इन्हीं का है। तो ये मंदिर वगैरह इनके समय पे बनाए गए, ये इनकी कुछ रचनाएं थी। आपको शासकों को देख ले, इन्होंने पराजित किया, फटाफट देख ले, ये कंप्लीट हो जाएगा। हाँ जी, भोपाल में बढ़ा तालाब, लिख सकते हो भोजपाल, इसका नाम रखा था। हाँ वही लिख दिया ना, नहीं लिखा देगा, लिख लिया। सरस्वती का मंदिर बनवाए थे इन्होंने, सरस्वती के बहुत बड़े उपासक थे। इनको उपाधि भी दी गई कि सरस्वती कंठाभरण की। ठीक है, सरस्वती कंठाभरण की उपाधि भी थी, इन्होंने एक लेख भी लिखा था सरस्वती कंठाभरण नाम से। और ये जो संस्कृत विद्यालय, कई जगह पे इसका नाम सरस्वती कंठाभरण भी नाम मिलेगा, बहुत शाला भी मिलता है, सरस्वती कंठाभरण भी मिलेगा। चलिए देखिए, 1008 ईस्वी में, दो तीन फैक्ट इनको लिख लिया हम। 1008 ईस्वी में इन्होंने हिंदू शाही शासक आनंद पाल को, हिंदू शाही शासक मतलब हिंदू शासक थे आनंद पाल को महमूद गजनवी के विरुद्ध सहायता दी, महमूद गजनवी के विरुद्ध सहायता दी। देख लिया, गजनवी के विरुद्ध सहायता दी। और उनके बेटे थे त्रिलोचन पाल, त्रिलोचन पाल थे आनंद पाल के बेटे, उनको शरण भी दी थी उन्होंने कि मैं महमूद गजनवी से नहीं डरता, मैं आपको शरण दूंगा और आपने शरण मान ली। ठीक है, ये तो आपने लिख लिया। गांगे देव वाला जो कि त्रिपुरी के शासक थे, कलचुरी शासक थे, कलचुरी शासक गांगे देव, इनको पराजित किया। एक 1020 ईस्वी गांगे देव को पराजित किया। हाँ, अरे नहीं, ये 1020 नहीं है, मतलब इसका डेट नहीं पता, लेकिन इन्होंने इसको गांगे देव को पराजित किया। डेट पता, ठीक है। अगला लिखिए, 1020 ईस्वी में शिलाधर काशीदेव, पूरा नाम है शिलाधर काशीदेव, शिलाधर काशीदेव को पराजित कर, शिलाधर काशीदेव को पराजित कर कोंकण क्षेत्र जीता। शिलाधर काशीदेव को पराजित कर कोंकण क्षेत्र जीता। कोंकण कहां पड़ता है? शिलाधर काशीदेव को पराजित किया तो क्या जीता? कोंकण। कोंकण कहां पड़ेगा? कहां पड़ेगा? कोंकण, कन्नड़, मालाबार, तीन तट हैं।
बेंगलुरु से गोवा तक का कौन सा है, गोवा से बेंगलुरु कौन सा है, कोची कौन सा है ना, ऐसा कुछ है। अभी सामान्य रूप से आज आपको कोंकण यानी कि गुजरात, ये गुजरात और महाराष्ट्र वाला है कोंकण के रूप से, और कन्नड़ महाराष्ट्र और ये कर्नाटक वाला नीचे मालवा। ठीक है, तो कोंकण को जीता। इसके अलावा उड़ीसा के शासक थे इंद्ररथ। इंद्ररथ को पराजित कर उड़ीसा के इंद्ररथ को पराजित कर आदिनगर को जीता। आदिनगर इनका क्षेत्र था महानदी के तट पर। आदिनगर को जीता। ठीक है, अगला देखिए, एक महत्वपूर्ण फैक्ट, 1047 ईस्वी में चालुक्य शासक सोमेश्वर प्रथम ने 1047 ईस्वी में चालुक्य शासक सोमेश्वर प्रथम ने इन पर आक्रमण कर धार नगरी को लूटा या धारा को लूटा। ठीक है, चालुक्य वंश के शासक थे सोमेश्वर प्रथम। इन्होंने इन पर अटैक किया 1047 ईस्वी में और धारा को लूटा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 1053 ईस्वी की बात है। 1053 ईस्वी में चालुक्य शासक थे भीम सेकंड। चालुक्य शासक भीम थे और साथ में एक और थे त्रिपुरी के शासक, त्रिपुरी के कलचुरी शासक थे। त्रिपुरी क्षेत्र का नाम है, कलचुरी वंश का नाम है। त्रिपुरी के कलचुरी शासक थे लक्ष्मीकीर्ण। इस लक्ष्मीकीर्ण दोनों ने मिलकर क्या किया, प्लस अटैक किया, एक संयुक्त अटैक किया किस पर, राजा भोज पर। ठीक है, राजा भोज पर इन्होंने अटैक किया और अटैक करके इनको पराजित कर दिया। बाद में युद्ध वगैरह में थोड़े घायल हो गए और घायल होने के बाद में बीमार पड़ गए क्योंकि बुजुर्ग हो चुके थे। तो बीमार पड़ने के बाद में इनकी मृत्यु हो गई इसी युद्ध के बाद। 1053 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है लक्ष्मीकीर्ण और भीम जो कि चालुक्य शासक थे उनसे पराजित होने के बाद। सर इनका टाइम पीरियड तो 50 तक आता है, लेकिन 1053 ईस्वी में ही खत्म, मतलब उस समय फिर उसके बाद ज्यादा लड़ाई नहीं रहती। फिर उसके बाद इनके उत्तराधिकारी जो बनते हैं वो लड़ाई करते हैं। 1053 ईस्वी में अंतिम संघर्ष से अंतिम लड़ाई इनकी होती है। 55 तक इनका चलता है, लेकिन 53 ही मुख्य अभ्यास है। ठीक है, 55 की आपको सब जगह देखने से मैंने शुरुआत में 55 ही लिखा था, लेकिन बाद में 53 करवा लिया तो उनका चैप्टर क्लोज हो जाता है। फिर वंश में बहुत ज्यादा नहीं रहते, बीमार पड़े रहते हैं, लड़ाई फिर इनके बेटे लड़ते रहते हैं उधर उन शासकों से। चलिए यहाँ का समझ में आया, टाइम हो गया, मैंने आपको 15 मिनट ज्यादा ले लिया। अधूरी कहानी है ये, आगे